ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान कई भारतीय नागरिक ईरान के भीतर फंसे हुए हैं। लिहाजा भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1117 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका है। वहीं शुक्रवार देर रात एक विशेष विमान के जरिए 290 भारतीय नागरिकों को ईरान से शहर यानी भारत वापस लाया गया है। सुरक्षित वतन वापसी को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि ईरान में जिस तरीके से इजराइल बमबारी कर रहा है उससे कई भारतीय नागरिक अभी भी ईरान के भीतर फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार अलर्ट मोड पर ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस चलाने के मद्देनजर लगातार ऑपरेशन सिंधु चला रहा है। हमारे सहयोगी अजय कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। हाल ही में डेटा लीक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि 16 अरब पासवर्ड जो हैं वो लीक हो गए हैं। इसको लेकर गूगल अपने करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स को ये लगातार वार्निंग मैसेज भेज रहा है कि वो अपना पासवर्ड जो है वो बदलें। इसके साथ साथ गूगल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने फोन में एक्टिवेट करें, तमाम पासवर्डों को बदलें। और खासकर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ऐसे में आपके पासवर्ड के लीक होने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आपका पासवर्ड भी पुराना है और आपने हाल के दिनों में अपना पासवर्ड नहीं बदला है तो जरूर जाकर अपने तमाम जो आईडीज हैं उनको बदलें, उनके पासवर्ड को बदलें और खासकर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो जरूर उसको एक्टिवेट करें, ताकि आपका पासवर्ड जो है वो सुरक्षित रहे, आपके ऐप सुरक्षित रहे और आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहे। वीडियो विकास राय के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अमूमन जब आप कोई पेय पदार्थ खरीदने जाते होंगे, यानी कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या पानी की बोतल ही अगर हम बात करें तो आपको इस तरह का प्लास्टिक जरूर नजर आता होगा कि इस तरीके के प्लास्टिक के बोतल में आपको पानी या फिर अन्य पेय पदार्थ जो है वो आपको सर्व होता होगा। लेकिन अब अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य कारणों के चलते, क्योंकि इसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है, तो ऐसे में प्लास्टिक की जगह ग्लास को बनाया गया है। यानी कि ग्लास बोतल में अब आप देखते होंगे कि आपको चाहे हम पेय पदार्थों की बात करें या पानी की बोतल भी अब ग्लास की बोतल्स में आती हैं। लेकिन फ्रांस की एक फूड एजेंसी ने चौंकाने वाली बात को लेकर जो है वो सामने आए हैं। एक रिपोर्ट उसको लेकर वो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जिस तरीके से आप ग्लास की बोतल यूज कर रहे हैं उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक की संख्या जो है वो ज्यादा है, या यूं कहें 5 से 50 गुना ज्यादा है। इससे आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है? तो देखिए, जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि उसमें कैंसर के तत्व जो हैं वो होते हैं, यानी कि उससे आपको कैंसर का खतरा हो सकता है, या कई तरीके की किडनी की या लीवर और लंग्स की परेशानी भी आपके अंदर हो सकती है। तो ऐसे में तमाम स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा यह कहा गया है कि जब इस तरीके से ग्लास की बोतल का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले ग्लास के ढक्कन को धो लें और उसके बाद उसके अंदर का जो लिक्विड है उसको आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले करते हैं तो उससे आपके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आ सकते हैं। फिलहाल ये नहीं बताया गया इस रिपोर्ट में कि कितना माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगा और कितना माइक्रोप्लास्टिक इन ग्लास बोतल से निकलता है। लेकिन जितना समझ में आया है इस रिपोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, उसमें यह कहा गया है कि आपको इससे बच के रहना है। यानी कि आप अगर पानी पिए ग्लास की बोतल से तो पहले उसका ढक्कन जो है वो जरूर साफ कर लें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ हरीश झा, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को आतंकी हमले को आज बरोबर 2 महीने हुए हैं और आज 2 महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 2 अपराध को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम बशीर अहमद जोदर और परवेज अहमद जोदर बताया जा रहा है। और एनआई ने ये खुलासा भी किया है कि इन आतंकियों ने कबूल किया है कि उन्होंने जो है शरण दी थी इन जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे। एनआई के सामने इन दोनों मुलजिमों ने कबूल किया है कि उन्होंने 3 आतंकियों को जो है शरण दी थी और वो तीनों आतंकी जो है पाकिस्तान से है और उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। इस सिलसिले में अभी भी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है, जिसमें शिलोंग पुलिस ने किराए का फ्लैट दिलाने वाले व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। शिलोम्स जेम्स नाम के व्यापारी को शिलोंग पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है और इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई वो यह है कि सोनम ने एक काला बैग अपना छुपाया था, जिसमें 5 लाख रुपए, राजा के गहने और उसके अलावा एक पिस्टल भी थी, जो वह फ्लैट पे छोड़कर गई थी।
ये वही शिलोंग जेम्स है जिसने मीडिया के सामने आके बताया था कि 30 तारीख को विशाल रघुवंशी आके उसने उसका फ्लैट बुक किया था, 3 महीने का पैसा एडवांस दिया था और उसके बाद वह चले गया था और 31 मई को आके वह यहाँ रहने लगा था और उसके साथ कौन था इसकी उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन अब शिलोंग पुलिस के हाथ में कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसमें एक ऑटो चालक एक बैग लेते हुए आता दिखता है 31 तारीख को और वो बैग एक लड़के को सुपुर्द करता है और वो जो लड़का है वह इन्हीं में से एक रहता है जो विशाल है और उसके साथियों में से। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिलोंग का रोल क्या है। शिलोंग का रोल यह है इस पूरे मामले में कि सोनम का जो बैग पुलिस ढूंढ रही है वह काले कलर के बैग को उसी ने गायब किया है और उसके अंदर 5 लाख रुपए की भी बात सामने आ रही है और इसके साथ साथ एक पिस्टल की भी बात सामने आ रही है। ये वही पिस्टल ये इसीलिए खरीदी गई थी कि अगर इधर से उधर हो जाए तो राजा रघुवंशी की गोली मारकर हत्या की जा सके, लेकिन वह इस पूरे मामले में पहले ही इस घटनाक्रम को अंजाम दे चुके थे। सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। राजधानी देहरादून में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं, जहां अभी पिछले दिनों कई हादसे राजधानी देहरादून के अंदर देखने को मिले हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। वहीं आज एक बड़ा हादसा राजधानी देहरादून के क्लेमटाउन क्षेत्र में हुआ, जहां पर एक सीमेंट के भरे ट्रेलर से कहीं ना कहीं जो कार है वो टकरा गई और जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि जो कार है वो हरियाणा के रहने वाले लोगों की थी और कार जो है तेज़ गति से चल रही थी, यानी कि तेज़ रफ्तार कहीं ना कहीं एक बार फिर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही, क्योंकि तेज़ रफ्तार कार जो सीमेंट से भरा ट्रेलर था उसमें टकराने के बाद ये पूरा हादसा पेश आया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है, यानी कि अभी भी उसका इलाज चल रहा है। वहीं देखिएगा कि लगातार इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं एक दुख भरे हादसे हैं और लगातार इस तरह के हादसे होना एक अपने आप में बड़ी बात है। इसको रोकने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन भी प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो चेकिंग अभियान है या फिर कहा जाए कि जो तेज़ रफ्तार पर कार्रवाई है वो लगातार की जाती है, लेकिन वो हादसे अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जिस तरह के हादसे हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई भी जरूर करता हुआ नजर आ रहा है, तमाम चलानी कार्रवाई भी की जा रही है, गाड़ियों को सीज करने का काम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तेज़ रफ्तार है वो रुकने का नाम नहीं लेती है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन किस तरह से इन तेज रफ्तार पर किस तरीके से अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक के बाद एक विंग के साथ लगातार बैठक हो रही है और महिला संगठनों के साथ जो है अखिलेश यादव ने बैठक की। आप लोग बैठक में मौजूद थी, क्या क्या चर्चाएं हुई, अखिलेश जी ने क्या क्या बताया आपको? बहुत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बताए हैं वो किसी सरकार ने नहीं बताता है। उनको सम्मान करना भी जानते हैं, उनको सम्मान से बुलाना भी जानते हैं, सम्मान से छोड़ना भी जानते हैं कि हमारी महिलाएं जो आती हैं मीटिंग में सुरक्षित से जाएं, सुरक्षित से जाएं। क्या है कि महिलाओं को हर बूथ पे एक महिला रखना है और उसको बाद जो है मेहनत से काम करना है और 27 में हम लोगों को सरकार बनाना है। 27 में सरकार बनाना है, महिलाओं को हर बूथ पर जिम्मेदारी संभालनी हो। यादव समाजवादी के साथ पार्टी के संगठन की तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थी। बैठक में क्या क्या तय हुआ कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, महिलाएं और पुरुष, युवा युवतियां सब मिलकर के काम करेंगे। बैठक में मौजूद थी, क्या मूल मंत्र दिया अखिलेश जी ने? मूल मंत्र यही दिया कि सभी का विकास होना चाहिए, जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका भी उत्थान होना चाहिए। भारत प्रगतिशील देश है और आगे बढ़ना चाहिए, सभी बच्चे पढ़े लिखे, सबको सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई कि महिलाएं सुरक्षित किस तरह से रहें, तो किसी तरह से किसी की बुराई नहीं की गई, बट ये है कि भारत के उत्थान के लिए बात की गई। इस समय में काम करना है, आने वाला जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा उसमें किस तरह से उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, हर बूथ पर एक महिला कार्यकर्ता हो, ये भी जरूरी किया है। लखनऊ से उड़ने सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम में 1.5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। इस भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन ने कुछ नियमों में भी बदलाव किए हैं।
सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर के स्पर्श दर्शन भक्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो भी रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल सावन के महीने में नहीं होगा। इसके अलावा स्मार्ट वॉच, मोबाइल या किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। यानी कि सावन के महीने में भक्त आसानी से बाबा के दर्शन कर पाए, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। अमूमन जो स्पर्श दर्शन होता है उसमें काफ़ी समय लगता है, इसीलिए स्पर्श दर्शन को सावन के महीने में पूरी तरीके से रोका गया है। इसके अलावा सावन के महीने में सुगम दर्शन हो सके, लोग आसानी से दर्शन कर सके, इसलिए चारों गेट से जो भक्त हैं वो अंदर जा पाएंगे। इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था वहाँ रहेगी। अगर गर्मी या उमस होती है उसके लिए अलग व्यवस्थाएं की गई है। लगातार मंदिर प्रबंधन इस पर जोर दे रहा है कि अगर 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं तो किस तरीके से उन्हें आसानी से दर्शन करके वापस भेजा जाए। झांकी दर्शन की व्यवस्था रहेगी, इसके जरिए आसानी से भक्त दर्शन करके मंदिर परिसर से बाहर निकल पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, वाराणसी। श्रावस्ती में आज फिर अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बात अगर हम आज हो रहे कार्रवाई की करें तो आज 27वां मदरसा श्रावस्ती में जमींदोज किया जा रहा है। ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर शासकीय जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई करके उसको जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको दिखा दें कि ये जो मदरसा बना हुआ है यहाँ पर ये भांगा क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ पर अवैध तरीके से मदरसे को संचालित किया गया था और आज उसे बुलडोजर की कार्रवाई करके जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले में अगर हम अवैध मदरसों की बात करें तो श्रावस्ती जिले में 192 अवैध मदरसे हैं, जबकि 105 मान्यता प्राप्त मदरसे यहाँ पे पाए गए हैं। आप तस्वीरों में पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई करके उसको ध्वस्त करने का जो काम है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे पुलिस फोर्स की जो तैनाती की गई है वो भी भारी संख्या में की गई है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पे विवाद होने के जो संभावना है वो काफ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था है वो भारी संख्या में की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट, श्रावस्ती। केदार घाटी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग भूस्खलन की चपेट में आ रहा है, जिससे केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। गौरीकुंड के मुनकटा के समीप ऊपरी पहाड़ी से भूस्खलन होने से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है, जिस कारण श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर अपने गंतव्य की ओर निकलना पड़ रहा है। वहीं बाधित पैदल मार्ग को खोलने की कवायद भी शुरू कर दी गई हैं। शासन प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से मौसम का पूर्वानुमान जानकारी के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और कोई आपको डबल मुनाफे का लालच देता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा साइबर पुलिस ने 3 ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो एक युवक को 34 लाख का चूना लगा चुके हैं। आपको बता दें, शेयर बाजार में पैसा लगाकर मोटे लाभ कमाने के चक्कर में लोग ठगों के झांसे में आकर हर रोज अपने लाखों रुपए की रकम गवा देते हैं। ऐसे ही ठग मोटा लाभ दिलवाने का वादा करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को चूना लगाते हैं। ऐसा एक मामला सेक्टर 45 नोएडा निवासी से साइबर अपराधियों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 34 लाख रुपए की ठगी की गई और पैसों को विभिन्न बैंकों में ट्रांसफर करा दिया। उसके साथ धोखाधड़ी करने के बाद जब साइबर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, इस मामले में ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए 3 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। नोएडा पुलिस फिलहाल इनकी कुंडली खंगालने में लगी है कि अब तक इन्होंने किन-किन के साथ ठगी को अंजाम दिया है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। थाना मलपुरा क्षेत्र में स्थित वन इंडिया के एटीएम से अचानक देर रात अधिक पैसे निकलने लगे और जब ये सूचना स्थानीय लोगों को पड़ी तो मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि एटीएम से 500 रुपए की जगह पर 1100 रुपए एटीएम से निकल रहे थे और इसका फायदा उठाते हुए क्षेत्रीय लोगों ने पैसे भी निकाल लिए। एहतियातन तौर पर इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतियातन तौर पर मौके पर पहुंचकर एटीएम को बंद करा दिया और बैंक को सूचना दी। बैंक के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एटीएम से अधिक पैसे निकल रहे हैं। फिलहाल जिन लोगों ने अधिक पैसे एटीएम से लिए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। टीला कांड का जिम्मेदार कन्नू अग्रवाल अपने साथियों के साथ फरार है और पुलिस की टीमें लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। आपको बता दें 15 जून को मथुरा के गोविंद नगर इलाके में टीला कांड हुआ था। भूमाफियाओं ने 60 फीट ऊंचे टीले में सेंध लगाई थी, जिसके चलते 7 मकान वहां भरभरा कर गिर गए थे और 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में डीएम सीपी सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए थे, जिसमें 27 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। भूमाफियाओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन 15 जून से अभी तक जो घटना का जिम्मेदार है कन्नू अग्रवाल, वो लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अपने साथियों के साथ लगातार अपनी लोकेशनें बदल रहा है, लेकिन पुलिस की टीम लगातार सक्रिय है, पूरी तरह कन्नू अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि घटना का जिम्मेदार कन्नू अग्रवाल कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मथुरा जिले में लगातार भूमाफिया सक्रिय है और लगातार बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जमीन एक प्राचीन मंदिर की थी और भूमाफियाओं ने धीरे धीरे इस जमीन पर कब्जा कर लिया और पास में ही 60 फीट ऊंचे टीले में भी वो लगातार सेंधमारी कर अपनी जमीन को बढ़ा रहे थे। और 15 जून को जब टीले में सेंधमारी हुई तो उसके बाद ये हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त है। भूमाफियाओं के ठिकाने पर लगातार पुलिस की दबिश जारी है। बस इंतजार है तो भूमाफिया जो घटना का जिम्मेदार है कन्नू अग्रवाल की गिरफ्तारी का। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। ललितपुर जनपद के थाना मड़ौरा में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 2 बहनों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई और बातों ही बातों में दोनों बहनों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है, वो जिसमें दोनों बहनों गंभीर रूप से घायल हो गई और एक बहन की गंभीर हमले से मौत हो गई। आपको बता दें बड़ी बहन शिखा की कुल्हाड़ी के लगने से मौत हो गई, वहीं छोटी बहन मोनिका गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज झांसी में चल रहा है। घटना की दौरान परिजन जो थे वो मड़ौरा में थे। जैसे ही घटना की जानकारी लगी परिजन घर पहुंचते हैं। गांव के ही लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि जो छोटी बहन मोनिका थी यह पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और जब वो कक्षा 10वीं की क्लास में पढ़ रही थी उस समय जिले में टॉप 10 की लिस्ट में आई थी, यानी 7वें नंबर पे आई थी और मड़ौरा में प्रथम स्थान पर रही थी। आपको बता दें दोनों ही बहनों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई है। अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ है कि किस बात को लेकर दोनों बहनों में विवाद हुआ है, लेकिन पुलिस ने एक मृतक बहन का शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में ललितपुर पुलिस जुटी हुई है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। पुलिस का तंत्र मुखबिरों पर चलता है। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस बड़े बड़े खुलासे करती है, लेकिन अब कानपुर में पुलिस खुद अपराधियों के लिए मुखबिरी करने लगी है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि ज़मीन पर कब्जा करके अवैध वसूली करने वाले सिंडिकेट के दीनू उपाध्याय गैंग के एक सदस्य को दरोगा ने भगा दिया और उसके बाद उसके घर पर टीम लेकर के दबिश देने के लिए पहुंचा। इस वीडियो में अनूप शुक्ला दिखाई पड़ रहा है, जो कि
दीनू का बेहद खास है। दीनू के साथ आधा दर्जन मुकदमों में वह आरोपी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि अनूप शुक्ला जो कि आरोपी है उसे एक दरोगा भगाते हुए नजर आते हैं और उसके बाद दरोगा बाकायदा पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और छापेमारी की फॉर्मेलिटी करते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कमिश्नरेट पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। में लगने वाले हैं अब 4 चांद, जहां 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनने का शिलान्यास किया जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें जो बड़े बड़े स्टार होंगे मुंबई से वहां शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लगातार आसपास के जिलों में भी जिस तरह कनेक्टिविटी हो रही है और पास में बन रहे जेवर एयरपोर्ट को की कनेक्टिविटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं फिल्म सिटी को बनने के बाद यहाँ युवाओं के रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही जो फिल्म इंडस्ट्रीज होगी वहीं स्थानीय युवाओं को मौका भी मिलता हुआ नजर आएगा। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यही सपना था कि यहाँ बड़े स्तर पर फिल्म सिटी बने, जिससे जो अब तक जो शूटिंग हुआ करती थी वो मुंबई में हुआ करती थी, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद ग्रेटर नोएडा में बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, यानी कि फिल्म सिटी होगी। साथ ही यहाँ बड़े बड़े स्टार अपनी फिल्में बना सकेंगे। लेकिन अब साथ ही जिस तरह 4 चांद लग रहे हैं प्रदेश में, उसी को लेकर आसपास के जिलों की जो कनेक्टिविटी होगी वो पूरे बड़े स्तर पर कनेक्टिविटी होगी और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का उद्घाटन होगा। हालांकि इस मामले को लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों से लेकर और पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से तैयारी में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से तरुण बड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मानसून की एंट्री आने के बाद राजधानी भोपाल में भी मौसम सुहावना हो गया है। अगर हम बात कहें तो पर्यटक जहां पर तेज गर्मी के कारण नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन पर्यटकों का आगमन जो है सुबह से ही हो गया है और सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते पर्यटक नजर आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा ये राजधानी भोपाल की झीलों की नगरी राजधानी भोपाल में लेक व्यू पॉइंट इसको कहा जाता है और ये एक झील बड़े तालाब का नज़ारा जो है एक साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो है नाव में बैठकर पर्यटक मौसम का मज़ा ले रहे हैं, मौसम का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अगर हम बात कहें तो 2 दिनों से रिमझिम बारिश ने राजधानी भोपाल का जो है मौसम बदल दिया है। जहां पर भीषण गर्मी हो रही थी उमस के कारण, कहीं ना कहीं अब उसमें एक बदलाव नजर आया है। मौसम सुहावना होने के बाद राजधानी भोपाल सहित पर्यटकों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अभय के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।